हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1332nd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, बी सॉर्टेड के साथ। अब बी सॉर्टेड इसीलिए क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी जो है वो बड़ी खूबसूरत है, फुटाला तालाब जैसी है, जो जहाँ पर एक नाव चल रही है और वो बड़ी स्मूथ चल रही है। लेकिन जिंदगी जैसे वो नाव चलती है, आप बार बार पीछे होते हैं, फिर आपको लहर आगे ले जाती है, फिर आप थोड़ा पीछे होते हैं, फिर लहर आपको आगे ले जाती है। कई बार अक्सर ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, लेकिन फिर भी हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप चीजें समझेंगे नहीं तो चीजें ठीक नहीं हो सकती। हर चीज ठीक हो सकती है अगर आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दें तो। लेकिन ये सब हम सोचें तो कैसे सोचें, हम चीज़ों को समझें तो कैसे समझें। अब इन चीज़ों को समझाने के लिए हम अक्सर ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो लाइफ में एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन पहले के एक्सपीरियंस और आज के एक्सपीरियंस में एक फ़र्क ज़रूर है। फ़र्क ये है कि पहले लाइफ बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करती थी, आज लाइफ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन फिर भी घर के अंदर में कुछ इमोशंस जो हैं वो बड़े कंट्रोल्ड होते हैं, और वो डेफिनेटली अपने परिवार के सदस्यों के लिए होते हैं। साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो हर उम्र में एक साइकोलॉजी बदलती है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक हर एक टर्निंग पॉइंट आता है जब एक मानसिकता बदलती है। लेकिन मानसिकता जब बदले तो कैसे, क्या बदलाव पहली बात आनी चाहिए, और वो बदलाव किस किस्म के होने चाहिए। चलिए बात करते हैं इस पर नागपुर शहर सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट मिसेस सोनल फुके मैम से। मैम नमस्कार। हेलो मैम कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया मैम, आप तो बढ़िया रहेंगी। आप तो पूना में एक बहुत अच्छा वर्कशॉप करके आई हैं पिछले जी, हफ्ते। जी। क्रेटाफोरा का आपने एक वर्कशॉप किया, बड़ा सक्सेसफुल टीचर मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी है उनका, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम था। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पहले तो। थैंक यू। एंड मैम, ये जो साइकोलॉजी ये जो लाइफ स्पैन को लेकर जो साइकोलॉजी जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो मैम शुरुआत से, बचपन से जब समझ आना शुरू हो जाता है, समझदारी दिखना शुरू हो जाती है एक बच्चे में, अडेप्टेशन शुरू हो जाता है, तब से लेके बुढ़ापे तक साइकोलॉजी के कितने वो आते हैं टर्निंग पॉइंट्स, और वो कैसे होते हैं? साइकोलॉजी की शुरुआत तो इन्फेंसी से होती है, और इन्फेंसी मतलब एज सुन एज चाइल्ड इज बॉर्न जी, साइकोलॉजी शुरू हो जाती है। और इसीलिए उनको वो एज को अंडर एस्टिमेट करना बहुत गलत होता है जी, और मैं तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में थी। मैंने काफी साल उसमें स्पेंड किए हैं अर्ली चाइल्डहुड में। तो उसके जो भी मैंने ट्रेनिंग्स किए हैं, जो भी उसके बारे में मैंने सीखा है, पढ़ा है, जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये अर्ली चाइल्डहुड के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि टिल द एज ऑफ 7 और 8 बच्चे की पूरी पूरी मानसिकता बन जाती है। जी, मतलब अगर आपको कुछ वैल्यूज अगर आपको इंस्टिल करने हैं बच्चों में, अगर आपको उनको कुछ संस्कार देने हैं, या फिर आपको जो भी उनको सिखाना है, वो बहुत मतलब हम इमेजिन करते हैं उसके भी पहले शुरू हो जाता है। इसलिए उनके जो बिल्कुल अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं, वो अर्ली एक्सपीरियंसेस उनके लाइफ पे बहुत असर करते हैं। जी, इसलिए उनको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। हमको हमेशा ऐसे लगता है कि ये इनको क्या समझेगा, ये इनको क्या समझ में आएगा, लेकिन हर वो चीज जो वो देखते हैं, हर वो चीज जो वो सुन रहे हैं और जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हर चीज उनका साइके बना रही है। जी, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, जैसे एकदम बचपन में बच्चा जब रोता है, मतलब ये हम कब की बात कर रहे हैं, जब वो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है, तब से हम ये देख रहे हैं कि जब बच्चा रोता है तब उसको अटेंशन मिलता है। जी, हमको लगता है कि इसको शायद भूख लगी है, इसलिए उसको दूध दिया जाता है। तो उसकी ये साइकोलॉजी बनते जाती है कि अगर मुझे कुछ चाहिए जी, तो रोना उसका एक सोल्यूशन है, और जैसे ही मैं रोऊंगा वैसे ही मुझे वो चीज मिलेगी। और फिर जब वो बच्चे टॉडलरहुड में आते हैं, तब तो वो इसका पूरा पूरा एक्सपीरियंस लेना शुरू कर देते हैं, और उसी को फिर हम आगे जाके हम उसको फिर टैंट्रम्स बोलते हैं कि जब कोई चीज इसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है, फिर भी अटेंशन के लिए या फिर कुछ भी पाने के लिए उनको पता है कि टैंट्रम्स अगर हमने थ्रो किए तो हमको वो चीज मिल जाएगी। तो फिर वो चॉकलेट्स हो सकते हैं,
वो मोबाइल हो सकता है, गैजेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उनको ये बिल्कुल अच्छे से मालूम है कि वो लेने के लिए क्या करना चाहिए जी। तो ये साइकोलॉजी की शुरुआत है और पेरेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी हर जिद पूरी करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना उस वक्त उनको उनका ये साइकोलॉजी रीएनफोर्स करते जा रहा है। कभी पहले बच्चा थोड़ा सा रोता है और फिर आप उसको दे देते हैं कोई चीज जो इसेंशियल नहीं है, मैं पैम्परिंग की बात कर रही हूँ, फिर आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसलिए आप थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, तो वो बच्चे का भी रेजिस्टेंस बढ़ता है रोने का जी। वो थोड़ा ज्यादा देर के लिए रोता है, फिर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए आप उसको और थोड़ा सा खींचते हैं जी। तो वो बच्चे का भी जो वो है, मतलब पहले वो 5 मिनट रोएगा, उसके बाद 10 मिनट, उसको मालूम है जब तक वो उसको नहीं मिलता तब तक वो अलग अलग चीजें करने की कोशिश करते हैं। कभी हम लोगों के मतलब एम्बेरसिंग सिचुएशंस आ रहे हैं उसके वजह से कभी हम गिव इन कर देते हैं, उनको दे देते हैं उनको जो चाहिए वो, लेकिन उनपे ये मतलब वो होता जा रहा है, उनपे वो एचिंग होता जा रहा है कि ये मेरे ऐसे करने की वजह से मुझे वो मिल रहा है। उनकी कुछ जो डिमांड्स होती हैं वो तो पेरेंट्स को पूरी करनी ही चाहिए, जैसे कि वो अगर अटेंशन उनको अगर चाहिए जी। तो अटेंशन पेरेंट्स को देना ही चाहिए, लेकिन अगर वो कोई ऐसी जिद कर रहे हैं जो उनके लिए भी अच्छी नहीं है, उनको नहीं समझ में आ रहा है लेकिन पेरेंट्स को समझ में आ रहा है, तो उस वक्त ये पेरेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो एज में भी उनकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, उनको कोई सिखा नहीं रहा है, अपने एक्सपीरियंस से ही वो सीखते जा रहे हैं। इसलिए आपको जो उनको आदतें डालनी है वो आपको डालते आना चाहिए। काफी बार ऐसा होता था कि 3 साल के बच्चे के पेरेंट्स मदर्स ये बोलती थी कि ये तो मेरा सुनता ही नहीं है जी। तब मैं उनको बोलती थी कि अगर ये आपका 3 साल में अगर नहीं सुन रहा है तो ये जब 15 साल का हो जाएगा तो आप इसको कैसे संभालेंगे। सही बात है। तो इसलिए ये बोलना और कि मेरा तो ये सुनता ही नहीं है, तो ये उनकी साइकोलॉजी समझना जरूरी है कि जो हम उनको उनके वो बेसिकली हम उनको जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसी के हिसाब से उनकी साइकोलॉजी बनते जाती है जी। अगर उनको पता चल गया कि मेरे कोई भी टैंट्रम्स करने के बावजूद मुझे वो चीज नहीं मिलने वाली है तो वो टैंट्रम्स करना बंद कर देते हैं, एंड दैट इज व्हेन वी कैन स्टार्ट फॉर्मिंग गुड हैबिट्स। तो ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कौन सी चीज देना, कौन सी चीज नहीं देना, कहाँ उनका एक्सेप्ट करना, कहाँ वो नहीं एक्सेप्ट करना। कभी कभी वो मतलब बच्चे वायलेंट हो जाते हैं, मम्मी को मारते वगैरह हैं, फिजिकली भी वो मारते हैं, उनको नहीं समझ में आता है पर उनको लगता है कि मुझे कुछ मिलने का यही एक तरीका है। वो चेंज करना बहुत जरूरी है, उस एज में चेंज करना। ऐसा नहीं हमने बोलना चाहिए कि ये बड़ा हो जाएगा तब ऐसे नहीं करेगा वगैरह, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसी वक्त उसको ठीक करना जरूरी है, उस वक्त वो साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस देना और उस हिसाब से वो ठीक करना उसी वक्त, मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है। मैम जो एडोलेसेंस की जो मानसिकता होती है वो बिल्कुल तैयार रूप में होती है जब से वो जीवन में और भी चीजें सीखना शुरू करते हैं। मैम उसको कैसे मैनेज किया जाए? एडोलेसेंट्स जो होते हैं ना, उनका जैसे मैंने बोला कि 7-8 साल तक तो उनका फ्रेमवर्क, उनका जो ढांचा होता है साइके का वो बिल्कुल बन जाता है। जब बच्चा 12-13 साल का जब बन जाता है तब अगर आप उसको अगर नई चीजें, अगर आप वैल्यूज इंस्टिल करने की कोशिश करो तो उनको वो बहुत प्रीची लगता है जी। उनको वो बहुत ऐसे लगता है कि अच्छा, मतलब उनकी लैंग्वेज ये हो जाती है कि अच्छा ये लेक्चर देना इसने चालू कर दिया है, तो वो उस तरीके से वो आपको देखते हैं जी। और उस वक्त उनके अंदर बहुत टर्ब्यूलेंस चल रहा है, बहुत हार्मोनल चेंजेस उनके अंदर हो रहे हैं, नए नए ब्रेन कनेक्शंस फॉर्म हो रहे हैं, उनकी बॉडी चेंज हो रही है और वो चेंजिंग बॉडी को लेके वो खुद भी बहुत कंफ्यूज्ड है, उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है। और उस वक्त अगर पेरेंट्स के साथ अगर उनका कनेक्ट उस वक्त अगर नहीं रहा जी। तो फिर वो अपने जो भी आंसर्स रहेंगे, जो भी उनकी क्यूरियोसिटीज रहेंगी, जो भी उनके क्वेश्चंस रहेंगे, वो बाहर आंसर्स देखना शुरू करेंगे। वो मतलब पीयर ग्रुप में, पीयर ग्रुप उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एडोलेसेंस में। इसलिए एडोलेसेंट पीरियड बहुत क्रूशियल है क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा कनेक्शन लूज होना बच्चे के साथ वो हो सकता है और धीरे धीरे एक्चुअली वो एज
विद द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट वी हैव इन द सोसाइटी, वो एज ही कम होता जा रहा है। पहले 13 हुआ करता था, उसके भी पहले 15 हुआ करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि 10-11 साल में ही वो चेंजेस उनमें आना शुरू हो जाता है जी। एंड देन उनका बहुत क्लियर होता है कि आइदर यू आर इन देयर इनर सर्कल और यू आर नॉट इन देयर, मतलब आइदर यू आर इन देयर टीम और यू आर नॉट इन देयर टीम। मिडवे उनको नहीं समझ में आता है जी। तो आप अगर उनको किसी चीज के लिए अगर आप उनको कुछ बता रहे हैं तो उनको ये बहुत ही जल्दी लग सकता है कि ये मुझे जज कर रहे हैं एंड शी कैन नॉट अंडरस्टैंड मी जी। ये उनमें बहुत जल्दी आ जाता है। तो एट दैट टाइम वन हैज टू बी वेरी वेरी पेशेंट एंड वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि आप उनको उनकी साइकोलॉजी को बहुत प्यार से समझें और वो कनेक्ट बनाए रखें बच्चों के साथ। उनकी आप ये नहीं बोल सकते कि उनमें वो क्यूरियोसिटीज नहीं रहेंगी। बहुत सारी चीजों की क्यूरियोसिटीज होती हैं, पर्टिकुलरली सेक्सुअलिटी की क्यूरियोसिटी होती है जी। तो वो पेरेंट का काम है कि उसको लेके वो कंफर्टेबल रहें। आप अगर उनको बार बार अगर ऐसा उनको महसूस हुआ कि आप उनको समझ ही नहीं रहे हैं और आप वहां पे कोई तरह का एक वैल्यू सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, वो उनको समझ में नहीं आता है, वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लगता है कि ये मुझे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वो थोड़ा दूर दूर होते जाते हैं और फिर वो फ्रेंड सर्कल में ज्यादा अपना कनेक्शन ढूंढते हैं जहां पर एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग। इसलिए एडोलेसेंस इज अ पीरियड व्हेन द पेरेंट हैज टू बी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपने उसका बिल्कुल ही मतलब बेस्ट फ्रेंड बन जाना चाहिए, बिकॉज फ्रेंड्स तो बहुत रहेंगे, पेरेंट तो आप ही रहेंगे, तो पेरेंट ही बनना चाहिए, बट बिकम अ कंसिडरेट पेरेंट। अंडरस्टैंड दैट दे विल हैव क्यूरियोसिटीज, दे विल हैव क्वेश्चंस, दे विल हैव अ लॉट ऑफ एंजाइटीज, और आज तो उनमें बहुत ज्यादा एंजाइटी और प्रेशर बहुत होता है, उनमें पीयर प्रेशर भी होता है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कि एक जब हम यूएस में थे तब एक शो आया करता था जो काइंड ऑफ एडल्ट शो था, और उसमें जैसे जो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर थे उनका बेटा बोल रहा था उनको कि मुझे वो शो देखना है, एंड ही वॉज वेरी, मतलब ही डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल इट, बट द चाइल्ड्स प्रॉब्लम वॉज दैट टुमारो व्हेन आई गो टू द स्कूल बाकी सबने वो देखा रहेगा और मैंने ही नहीं देखा रहेगा, तो मुझे वो अपने ग्रुप से बाहर कर देंगे। सो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमको जरूरत क्या है देखने की, तुमको ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए, ये खराब है, ये गंदा है, इस तरह से अगर आप उनसे अगर बातचीत करेंगे तो वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये फोमो है, ये फोमो है, करेक्ट, ये फोमो है। और इसको अगर ये बात का अवेयरनेस भी अगर होता है कि इसका प्रॉब्लम पीयर प्रेशर है, इसका प्रॉब्लम ये है कि कल को वो उसको अपने ग्रुप में नहीं लेंगे, और वो मानसिकता के साथ जब आप उसको समझाएंगे और उसको बताएंगे कि हर तरह के लोग रहेंगे, आपको चूज करना है आपकी कंपनी कैसी हो, और उसके हिसाब से जब आप उसको सही गाइडेंस देंगे उस वक्त उसका एटलीस्ट आपके साथ कनेक्ट इतने जल्दी नहीं टूटेगा और वो रहेगा कनेक्ट। तो वो मुझे लगता है कि एडोलेसेंट साइकोलॉजी में उनके साथ कनेक्ट बनाए रखना इज द बिगेस्ट चैलेंज। जैसे अर्ली चाइल्डहुड में उनको डिसिप्लिन और गुड हैबिट्स फॉर्म करवाना इज द बिगेस्ट चैलेंज, वैसे एडोलेसेंस में उनको कनेक्ट बनाए रखना उनके साथ इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट चैलेंज। मैम जैसे ये पीयर प्रेशर वाली आपने बात की, अब मैम हमने एडोलेसेंस के बारे में बात कर ली, जैसे ही बच्चा और थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो उस एज ब्रैकेट में आ जाता है जब वो अपने सही और गलत का डिसीजन भी ले सकता है, वो डिसीजन मेकिंग में आ जाता है मैम, और उसके ऊपर में जो प्रेशर है इस वक्त वो अपने करियर को बनाने का है। बिल्कुल, एक तरफ करियर है, एक तरफ महत्वाकांक्षाएं हैं, और एक तरफ सपने हैं, और उसके पूरे विपरीत एक इंसान बनना है। मैम यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो किस किस्म के आते हैं, और पेरेंट्स ने इस किस्म के चेंजेस को केटर कैसे करना? जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, लगभग कॉलेज में जब जाने लगता है, तब मुझे ऐसा लगता है कि उसको छोड़ देना चाहिए इन द सेंस,
छोड़ देना चाहिए, इन द सेंस रास्ते पे नहीं छोड़ देना चाहिए, मगर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बंद कर देना चाहिए। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि आप रिमोट कंट्रोल से बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा सोचना चाहिए कि ये बच्चा अभी बाहर की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो गया है। उसके अंदर ये जो आपने अभी बोला ना, सही और गलत का, उसका जो सेंस ऑफ डिस्क्रिशन है जी। तो ये सही और गलत का सेंस ऑफ डिस्क्रिशन उसके बचपन में ही उसके अंदर आ चुका है। और वो तब आया है जब आपका ध्यान नहीं था जी। जब आपका ध्यान नहीं था तब उस पर संस्कार हो रहे थे जी। जब आपको लग रहा था कि वो तो सुन नहीं रहा है, तब वो आपकी बातें सुन रहा था जी। तो उसके अंदर उसका जो सेटिंग जो है, डिफॉल्ट सेटिंग जो उसका हो चुका है, वो बचपन में ही हो चुका है। अब आपको उसको फ्रीडम दे देना चाहिए, बिकॉज ही हैज टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड जी। और उसमें अगर आप उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे आप अगर उसको इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे तो फिर से वो कनेक्ट ब्रेक होने का उसमें डर होता है। और मैंने ऐसे कई कॉलेज स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जी। मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ जब इंटरेक्ट करती हूँ तब भी मैंने देखा है, और अभी मेरा बेटा भी कॉलेज में है तो उसके भी मैं जो बातें मैं सुनती हूँ जी। तो ये मुझे दिखता है कि दे डोंट रियली वांट टू कनेक्ट विद देयर पेरेंट्स एट अ डीपर लेवल बिकॉज दे फील दैट दे विल नॉट अंडरस्टैंड देम। जी। और उनका ये होता है कि फिर बताना ही नहीं चीजें घर में, जो कि उनके लिए अब बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अब वो वैसे भी वो बाहर हैं, काफी बार वो दूसरे सिटीज में चले जाते हैं, पढ़ने के लिए चले जाते हैं, दूसरे हॉस्टल में रह रहे हैं, काफी बच्चे ऐसे होते हैं। और जो बच्चे हॉस्टल में नहीं है, घर पे भी हैं, तो अधिकतर वक्त वो बाहर ही स्पेंड कर रहे हैं जी। तो वो अपनी बातें, अपनी चीजें वो शेयर नहीं करते, क्योंकि उनको लगता कि अगर ये मैंने शेयर किया तो तुरंत मुझे जज किया जाएगा। एंड अगेन दे वांट टू फिट इन विद देयर पीयर ग्रुप। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड, यू हैव टू गिव देम फ्रीडम। बेसिक वैल्यूज उनको बताना इज वन थिंग, और ये एक्सपेक्ट करना कि वो मुझे हर चीज बताएगा, you have to give them space. You have to let them know that it's okay even if they want to not tell something, that is okay. आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि जो, या फिर ये समझना बहुत जरूरी है कि जो मुझे संस्कार तुम में डालने थे वो मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, और अब मुझे उस पर पूरा भरोसा है जी। तो वो एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेंगे, कभी गलत भी होंगे। हमको वहां पर एक प्रेजेंस हमारा रखना है, मगर एट द सेम टाइम एक जो थोड़ा सा डिटैच्ड प्रेजेंस होता है जी। कि लेट देम हैंडल देयर ओन थिंग्स सो दैट दे विल कम टू यू व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। व्हेन दे फील कि मुझे जरूरत है एडवाइस की, तो उनके दिमाग में सबसे पहले अपने पेरेंट्स आने चाहिए। वो हमारा काम है, उनको वो फ्रीडम देना, उनको वो स्पेस देना, और उनको ये एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी देना। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे जब झूठ बोलते हैं, वो सबसे डरावनी बात होती है। तो जब बच्चे झूठ बोलते हैं तो ये पेरेंट को ही सोचना चाहिए कि वो बाय बर्थ तो सीख के नहीं आया है ना झूठ बोलना जी। उसने कभी सच बोल के देखा है, और उसको क्या रिप्रिमांड उसको हुआ है, उसको कैसे डांट पड़ी है, ये उसको याद है जी। और इसलिए अब वो हर सच नहीं बताना चाहता, और वो उसके लिए भी बहुत हानिकारक है और वो हमारे लिए भी बहुत हानिकारक है जी। लेकिन वही बात है कि अगर उनसे कुछ गलती होती है अगर, तो हमारा ये काम है कि हम उनको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करें और उनको अपने मन से सीखने दें। जी। वो हो सकता है कि कुछ गलतियां करेंगे, मगर दे शुड नो दैट वी आर देयर फॉर द चाइल्ड। और बच्चा 18 साल का भी हो जाता है, 20 साल का भी हो जाता है, फिर भी हमारे लिए तो चाइल्ड ही होता है। बट मैम, जब यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर एक और जो अगला बड़ा फेज आता है, टर्निंग पॉइंट जो आता है, वो आता है जब वो अपनी बुढ़ापे के बारे में सोचना शुरू कर देता है। या इसके बीच में मैम कोई फेज आएगा? बीच में एक फेज है। कौन सा? जब वो अपना करियर बना रहे हैं, जब वो जॉब में हैं, जब उनकी शादी होती है, या दे गेट इनटू सीरियस रिलेशनशिप्स एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, वो एक फिर से एक फेज है जो अडल्टहुड जो है।
जी। वैसे तो एडल्टहुड के भी 3 फेजेस हैं, बट वी कैन कंसोलिडेट इनटू 1 एडल्ट फेज। तो वो एडल्ट फेज में मुझे लगता है कि उनका एक जो सेल्फ एफिकेसी या सेल्फ एस्टीम जो है जी। वो सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ वेल यू आर डूइंग इन योर चोजन फील्ड, हाउ वेल यू आर डूइंग इन योर जॉब, और जहाँ पे आपका मतलब एक फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, एक आपका जो ग्रोथ इन लाइफ जो होता है जी। तो वो एक एस्पेक्ट है, और दूसरा एस्पेक्ट है रिलेशनशिप्स जी। तो दैट इज द टाइम व्हेन यू आर एक्चुअली फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स विथ योर स्पाउस, हो सकता है योर सिग्निफिकेंट अदर, कुछ लोग जो शादियां कर लेते हैं उनके बच्चे, सो दे आर गेटिंग इनटू अ नेक्स्ट साइकिल, राइट। तो उस वक्त उनका ये जो कहाँ प्रायोरिटाइज करना है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये जो एक खुद के बारे में एक इंट्रोस्पेक्शन करना है एक सेल्फ अवेयरनेस के साथ कि वेयर आई एम हेडेड टुवर्ड्स लाइफ, और मैं अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ एस्टीम के लिए मैं क्या एफर्ट्स ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम व्हेन वन शुड एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग मेंटली फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि एक चाइल्डहुड गुजर चुका है, एक अरसा बीत चुका है, आप एक स्टेज पे पहुंच चुके हो, और अब आपका मतलब यू आर एट द कस्प ऑफ अ न्यू लाइफ जी, विथ योर पार्टनर, विथ योर स्पाउस एंड विथ द न्यू फैमिली। तो उसमें रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत हाई प्रायोरिटी पे होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जो वर्क रिलेटेड जो एक स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस है, आप जो भी आपको मिला है, जो भी आपके स्ट्रेंथ्स हैं, जो भी आपके स्किल्स हैं, आप उस पे कैसे, क्योंकि वो डायरेक्ट मेंटल हेल्थ से उसका रिलेशन है जी। और एक लाइफ में डिसिप्लिन रखना कि वेयर आम आई हेडेड, क्योंकि क्या है कॉलेज लाइफ में तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप सुबह 6 बजे उठो और रात को 10:30 बजे सो जाओ, वो पॉसिबल नहीं होता है जी। बट नाउ यू कम एट अ स्टेज वेर यू हैव टू फॉर्म अ प्रॉपर routine and a proper discipline in your life, Absolutely. because that is the foundation for the rest of your life. तो इसलिए वहां पर ये इंट्रोस्पेक्शन करना, ये सोचना कि हमारा मतलब हम कोई भी चीज जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, am I headed in the right direction, मेरे लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस है, इन क्वेश्चंस के बारे में सोचना, ये बुढ़ापे का काम नहीं है, ये यंग एज का काम है। और हमारे पास जो साइकोलॉजिकल टूल्स अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो अवेलेबल है, जैसे कि भगवत गीता है जी, जैसे कि बहुत अच्छे बुक्स हैं, बहुत अच्छे बुक्स हैं, मतलब वेस्टर्न ऑथर्स के हैं, इंडियन ऑथर्स के हैं जी। जो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं, आपको कैसे लाइफ जीना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। मुझे लगता है कि उसकी भी पढ़ाई करने का यही शायद टाइम है, व्हेन यू कैन एक्चुअली नो और अंडरस्टैंड कि आपका इंटरनल साइके कैसा है, आप अपने लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप कोई जॉब में हो तो वहां आप कितने सेटिस्फाइड हो, आपको कोई चेंज करने की जरूरत है। सो बेसिकली फोकस। सो मैम, ये दौर हुआ, अब ये एक फेज हुआ जहां पर आपने अपने करियर के ऊपर में, अपने रिलेशनशिप के ऊपर में, और उसके बाद फिर अपने कमिटमेंट के ऊपर में काम करना शुरू किया। अब मैम एजिंग के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, आपने कहा कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, जबकि मैम लोग ये सोचते हैं कि अब मैं 50-55 का हो गया हूँ तो नाउ आई शुड प्रिपेयर माई सेल्फ, माई मेंटालिटी और माई साइकी शुड बी, द डायरेक्शन शुड बी ऑन स्पिरिचुअलिटी, ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जबकि मैम स्पिरिचुअलिटी, आई डोंट नो व्हाई इन इंडिया स्पिरिचुअलिटी कम्स विद एज, व्हाई मैम? Actually that is not the right way to look at it, because if you I don't know whether I should call it spirituality or whether I should call it working on the difficult questions, working on the difficult questions कि मेरा लाइफ का एम क्या है, और ये कब पूछ रहा है आदमी 55 साल की उम्र के बाद? हाँ, तो वो तो गाड़ी निकल चुकी है जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं जी, तो गाड़ी तो छूट चुकी है जी। तो अगर आपने, अब हम भगवत गीता के बारे में ही बात कर रहे थे तो उसके बारे में ही बात करते हैं कि वो हुआ कब था, भगवत गीता कब हुई थी।
वो किसी ओल्ड पर्सन को किसी ओल्ड पर्सन ने तो नहीं सिखाई थी या बताई थी जी। वो तो वॉर पे हुआ था ना जी। वो तो वॉर चालू होने वाला था, तो दे वर द वॉरियर्स, राइट। जब ये हुआ, ये कॉन्टेक्स्ट जो हुआ जी, तो उस वक्त तो मतलब दे वर एब्सोल्युटली इन एक्शन इन द मिडल ऑफ देयर लाइफ, राइट। जब इनिशियल सेटलमेंट आपका हो गया है उस वक्त वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए। उस वक्त मतलब उस वक्त ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं कि मेरी लाइफ कौन से डायरेक्शन में जा रही है जी। और इसके लिए इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है। डिस्कवर योर व्हाई डिस्कवरी, स्टार्ट विथ व्हाई एम आई डूइंग समथिंग, एम आई हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। वो 55 और 60 में पता चल गया क्या फायदा। मतलब उस वक्त मुझे लगता है कि एक सेकेंड स्टेज होना चाहिए कि वॉट एवर यू नो द रिफ्लेक्शन पार्ट, कि अब तक मैंने जो अचीव किया है लाइफ में वो उसका एनालिसिस करना एंड देन एक्सेप्टेंस दैट यू नो एज इज गोइंग अहेड। और एक्सेप्ट करने से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। एक चीज एक्सेप्ट करने से कि मेरा ऑप्टिमम मुझे जो करना था वो मैंने किया है और अभी नाउ हाउ आई वांट टू यू नो टेक माय लाइफ अहेड। उसके लिए फिर ये हो सकता है कि मैंने मेरे फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान देनी चाहिए। बट अगेन ये उस वक्त शुरू करने वाली बात नहीं है, ये बहुत यंग एज में शुरू करने वाली बात है जब आपके एक्चुअल मसल्स बढ़ रहे हैं, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपके सारे यू नो आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन आपका बन रहा है। उस वक्त आपका जो न्यूट्रिशन है, आपका जो वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, खुद की तरफ ध्यान देना है, फोकस है, ये तो शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए। लेकिन विथ एज मुझे लगता है कि एक वो होना चाहिए कि एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि अब तक लाइफ में मुझे क्या क्या मिला है और मेरा लाइफ इन कंपैरिजन टू बाकी के लोग कौन से एस्पेक्ट्स में बेहतर है, कौन से एस्पेक्ट्स में मेरे अचीवमेंट्स हैं, मैंने खुद से क्या क्या अचीव किया है और मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड है कि नहीं। वो ग्रेटिट्यूड एवरीबडी हैज अ रीजन टू बी थैंकफुल। तो वो थैंकफुलनेस प्रैक्टिस करने से मेंटल पीस बहुत आता है जी। तो मेंटल पीस का जो हम परस्यू करते हैं इट इज नॉट सपोज टू बी फॉर द ओल्ड एज, बट वो बहुत पहले ही वो शुरू हो जाना चाहिए। पर ओल्ड एज में देर इज एक्सेप्टेंस, देर इज ग्रेटिट्यूड एंड देन एक साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करना कि विथ एज मेरे ऐसा हो सकता है कि एक फैकल्टी मेरी उतनी अप्रोप्रिएटली काम नहीं करे, मगर उसमें भी हैप्पी इंसान रह सकता है और उसके लिए एक कम्युनिटी डेवलप करना खुद के अराउंड और गिविंग बैक टू द सोसाइटी इन विच एवर वे यू कैन। आई थिंक दैट इज द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट वन कैन गेट। जो आपको मिला है, जो आपको सोसाइटी से मिला है, जो आपने अचीव किया है, जो आपको एक्सपीरियंस मिला है, वो दूसरों के साथ शेयर करना, दूसरों को देना, वो जो देने वाला जो काम है, मुझे लगता है जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है। और उस एज में आके तो आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो शेयर करने चाहिए। और एक एक्सेप्टेंस के साथ अगर आप हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली वन कैन बी यू नो, क्योंकि बाकी धीरे धीरे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी शुरू होते हैं जी, तो उसके लिए भी कोप अप करना पड़ता है। तो हर चीज के लिए प्रिपेयर करना। फिर मैम ये एक फेज और आखिरी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फेज और आता है जब आप यू नो गिविंग बैक टू द सोसाइटी और ये सब रूल्स में आप अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। आपकी मानसिकता उस प्रकार की हो जाती है कि आप लोगों को भी इस तरीके का एजुकेशन और अवेयरनेस करना शुरू करते हैं कि यू शुड गिव इट बैक टू द सोसाइटी। देयर इज नॉट जस्ट द एज विच इज अ नंबर। आई थिंक थ्रू आउट द लाइफ इफ यू कैन गिव इट बैक टू द सोसाइटी इज नथिंग ग्रेट अबाउट यू नो, इट्स ऑलवेज ग्रेट अबाउट इट। बट ये जो एक मैम एक फेज आता है जब एक व्यक्ति अपने उसकी मानसिकता में चीजें इन चर्निंग होती रहती है, साइकिलिंग यू नो कि साइकिल के हिसाब से घूमती रहती है, और वो है रिग्रेट्स। एंड मैम वो कहते हैं ना कि मरने से पहले या यू नो ऊपर जाने से पहले या यू नो हम लोगों से माफी मांगना शुरू कर देते हैं। हम अंदर ही अंदर अपने आप को एक तरीके से एक कोसना शुरू कर देते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, जो शायद यू नो द्रोणाचार्य को भी महसूस हुआ था अपने आखिरी पलों में। मैम ये जो इस किस्म की जो मानसिकता बनती है मैम, ये बहुत लेट नहीं हो जाती? होती है लेट। सी इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल
किसी का सेल्फ अवेयरनेस पूरी जिंदगी भी खत्म हो जाती है तो वो उनमें अवेयरनेस नहीं होता कि मैंने कुछ गलत किया था। कभी कभी साल लग जाते हैं वो अवेयरनेस आने के लिए कि मेरे यंग एज में मैंने नहीं करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है और वो जितने जल्दी आपने अगर शुरू किया उतना अच्छा है। तो आपको एक ही चीज करनी है कि यू हैव टू कीप गेटिंग बेटर इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस। तो जैसे कभी जिंदगी निकल गई रियलाइज नहीं हुआ, कभी साल निकल गए रियलाइज नहीं हुआ जी। ऐसा हो सकता है कि कुछ महीनों में आपको रियलाइज हुआ कि ये मैंने गलत किया था, एंड दिस इज थ्रू द लाइफ। फिर कभी कभी ये हो सकता है कि कुछ दिनों में 2-3 दिनों में आपको रियलाइज हुआ कि 2-3 दिन पहले मैंने जो चीज की थी वो वैसी नहीं करनी चाहिए थी, वो सही नहीं थी। फिर उसका और एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ अवेयरनेस है कि मुझे 1-2 घंटे में मुझे वो अवेयरनेस आ रहा है कि ये मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो आप उसके लिए कुछ कर सकते हो। मे बी यू कैन जस्ट गो एंड अपोलोजाइज, मे बी यू कैन डू थिंग्स राइट जो आपने गलत किया था। फिर कभी कभी ऐसा होता है, उसके नेक्स्ट स्टेज ये है कि आप वो चीज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं और बोलते बोलते ही आपको ये रियलाइज हो रहा है कि आपने ये नहीं बोलना चाहिए, आप गलत बोल रहे हो, और फिर आप चुप हो जाते हो, यू ईट योर वर्ड्स एंड देन यू डोंट से इट। तो ये जो प्रोसेस है, तो ये अवेयरनेस अगर आपको रहा कि नहीं मुझे ना थोड़ा टाइम लगता है रियलाइज होने में, सो लेट मी रिड्यूस दैट टाइम बाय बिकमिंग वेरी अवेयर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम डूइंग इट। यूजुअली लोगों को रिग्रेट्स होते हैं वो उन्होंने जो बातें बोली हैं उसके बारे में, बट देन देर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन अबाउट इट। थोड़ा सा अगर ये प्रैक्टिस किया कि ऐसा रिग्रेट मुझे होना नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि उस पर काम किया जा सकता है। बट देन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ द लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि वन शुड बी रियली काइंड टू वन सेल्फ, कि आपने जिस वक्त जो किया उस वक्त वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि आपने उस वक्त वो चीजें की जी। बट इफ देर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट टुडे, then there is no point in brooding over it and feeling bad over it. One should be very kind with oneself. It starts with the kindness for oneself. कि आपने गलती, आज उसका आपको रियलाइजेशन है, जो चीज कई सालों पहले हुई है आज आपको उसका रियलाइजेशन है, बट देन व्हाई शुड आई फॉरगेट दैट आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई कैन मेक मिस्टेक्स। जब इसका एक्सेप्टेंस हम करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ गलती चीजें की हैं, मैंने कुछ सही भी चीजें की हैं, सो रादर देन ब्रूडिंग ओवर द पास्ट, ओवर द थिंग्स दैट आई शुड नॉट हैव डन, आई थिंक इफ इट इज पॉसिबल दैट you be thankful for all the good things that you have done, मुझे लगता है लाइफ कैन बिकम मच मोर पीसफुल। और जब एक अच्छा हेल्दी एंड हैप्पी माइंडसेट जब होता है तब अच्छी अच्छी चीजें होते जाती है, फिर वो किसी भी एज में क्यों ना हो। आई थिंक मैम दिस इज द कोट ऑफ द शो कि अगर मानसिकता अच्छी रहे तो अच्छी चीज़ें होती ही रहती हैं। और ये शब्द बोलने के लिए, सोचने के लिए, कहने के लिए अच्छे हैं, फ्रॉम नाइस टू गुड, फ्रॉम गुड टू ग्रेट। बट देन अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी सोच इस्तेमाल करना शुरू करें तो nobody can stop you to be from nice to great. I think that's the quote. And I think this is a great show. हम अगले हफ्ते फिर एक मुद्दे पे बात करेंगे। आप पुणे मत जाइएगा। जाऊंगी भी तो आ जाऊंगी, वापस आ जाइएगा और अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सोनल फूके मैम से बात हुई, मुलाकात हुई। मैं आपको एक बात करते करते एक मुझे समझ में आया कि ये पूरा एक साइकोलॉजी का, एक लाइफ स्पैन का जो एक थॉट प्रोसेस है, ये इसके बारे में हमने आज जाना सोनल फूके मैम से। लेकिन हुआ क्या कि वो अंत भी चला गया और फिर एक व्यक्ति कह रहा हूँ, एक जोक मैंने सुना था इसलिए मैं चाहता था कि आप तक ये बात पहुंचे, कि एक व्यक्ति की डेथ हुई और वो ऊपर पहुंचा यमराज के सामने में, यमदूत लेकर गए और यमराज के सामने उसे पेश किया। चित्रगुप्त ने कहा कि यमराज, इसका जो स्कोर जो है वो तो इक्वल है, मतलब ना हम इसे नर्क में भेज सकते हैं ना स्वर्ग में भेज सकते हैं। तो यमराज ने कहा कि नहीं, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, फैसला तो लेना पड़ेगा। तो उन्हें अपने यमदूतों से कहा कि एक काम करो, आप इसको पहले इनको नर्क और स्वर्ग की यात्रा कराओ और उसके बाद फिर हम इन्हीं से पूछ लेंगे कि इनको क्या चाहिए। तो पहले वो उन्हें वहाँ पर कपड़े सूखे हैं, हल्की सी आग जली है, वहाँ पर लोग हुंडी में
में खाना बना रहे हैं और पर्वत है, पंछी है, ये ऐसा माहौल है। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, ये आपका स्वर्ग है? तो बोले, यमदूत कहते हैं हाँ ये हमारा स्वर्ग है। तो कहते हैं अच्छा अब मुझे आप नर्क दिखाओ। तो वो नर्क ले जाते हैं। फिर वहाँ जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पार्टी चल रही है, डीजे बज रहा है, एक डीजे कंसोल में एक डीजे लोगों को नचवा रहा है, पब्लिक खड़े होकर नाच रही है, एक बार टेबल है, काउंटर लगा हुआ है, वहाँ पर बियर और शैम्पेन और क्या क्या नहीं मिल रहा है, और खूबसूरत लड़कियां डांस वांस कर रही हैं। तो ये व्यक्ति बोलता मैंने डिसाइड कर लिया मुझे कहाँ जाना है। तो बोले ठीक है यमराज के पास चले। तो वो जाते हैं और बोलते हैं कि यमराज मैंने डिसाइड कर लिया मुझे कहाँ जाना है, मुझे नर्क जाना है। तो यमराज बोलता है आर यू श्योर? तो बोले हाँ आई एम श्योर। बोले आर यू कॉन्फिडेंट? तो बोले अरे मैं बोल रहा हूँ ना मुझे नर्क में जाना है। तो वो कहते हैं ठीक है, यमदूत को कहते हैं ले जाइए इसे नर्क में। जैसे नर्क में लेते हैं, दरवाजा खोलते हैं, वहां पे एक आदमी को कढ़ाई में तेल में फ्राई किया जा रहा है, रोस्ट किया जा रहा है। वो घबरा जाता है, वापस दौड़ते हुए आता है और यमराज से कहता है कि यमराज ये तो धोखा हो गया। तो यमराज कहते हैं कैसे धोखा हो गया? तो बोले मैंने जब आपने पहले मुझे वो दिखाया था तो वहां पर तो पार्टी चल रही थी, वहां तो डीजे बज रहा था, वहां पे तो बार काउंटर था, वहां पे तो खूबसूरत लड़कियां डांस कर रही थी। मैंने तो मूड बना लिया था कि मैं आई विल एंजॉय माई टाइम एट नर्क। तो उन्होंने बोला देखो भाई जिंदगी भर आपका प्रोफेशन क्या था? तो उन्होंने कहा मैं मार्केटिंग करता था। बस यही तो बात है, जिंदगी भर आपने भी नर्क को स्वर्ग जैसा ही पेश किया था और आपने आखिरी में डिसाइड भी वही किया। तो घूम फिर कर जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि अपने आखिरी के दिनों में अपनी मानसिकताएं ये ना बनाएं कि तीर्थ यात्रा करने के बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा। पूरी जिंदगी अपने आप में एक यात्रा है जिसमें आप तीर्थ करते हैं या उसे जो भी आप करते हैं वो आप डिसाइड करते हैं। मानसिकताएं जो हैं वो बदल सकते हैं। सो बी सॉर्टेड एंड जिंदा रहिए। जय हिंद।